हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 11 एसएचएम का। जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है और जो पेंडुलम होता है, इनके एसएचएम को हम कैसे देखते हैं। केवल यही नहीं, डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं कि एक पेंडुलम है, पानी में डुबो दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, ट्रेन में रख दिया तो क्या होगा, हम लोग माउंटेन पे चले गए तो क्या होगा। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस जो आपके यहाँ पूछी जाती हैं उनमें इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है। यानी ये पूरा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, सब कुछ कवर मिलेगा विथ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जबरदस्त हो जाए। इससे पहले के जो पार्ट हैं या इससे पहले के चैप्टर्स, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो मेरी पूरी बात आपको समझ में आएगी, 100% आसान भी लगेगी। और अगर मान लीजिए आपने वीडियो सीक्वेंस में नहीं देखे तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है। खैर, बात को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बेटा ध्यान रखिएगा, आप कोटा में भी अगर पढ़ रहे हैं ऑफलाइन या किसी ऑनलाइन बिग प्लेटफॉर्म पे, उससे भी बेहतर कंटेंट है ये। यानी आप इसका यूज करेंगे तो सिलेक्शन लगभग पक्का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स सरल भाषा में समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, न्यूमेरिकल्स निकलने लगे वीडियो देखने के बाद, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा अपना चैप्टर 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्पेशली डिजाइंड वीडियो है नीट के लिए। जितना नीट के लिए चाहिए उतना ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और हम लोग पार्ट नंबर 3 पर हैं, सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल पेंडुलम। बहुत कुछ केसेस देखेंगे इसमें। सेकंड पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड फिजिकल पेंडुलम, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बस क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। साथ में कुछ बच्चे मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि नीट के लिए क्या सपोर्टिव मटेरियल है जो आपके नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस को बहुत बढ़ा देगा, डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा करा देगा। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये लेक्चर आपके सामने है। यहां बात शुरू होती है, देखिए कि जो प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हमें नॉर्मली मिलता नहीं जब तक हम कुछ कंडीशंस अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहां पर वो केसेस हम देखेंगे कि जहां पर हम प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन ले रहे हो आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन कंडीशन टू दी सिस्टम, और वहां पर हम ये अचीव कर पाएंगे एसएचएम। आइए आगे चलते हैं और यहां देखते हैं सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल। आपको जैसा मालूम है कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम ऑक्सिलेट कराते हैं और उसका थीटा जो होता है वो काफी कम होता है, वेरी स्मॉल। थीटा स्मॉल नहीं हो तो क्या होगा, ये भी बात करेंगे। और ये जो स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग मासलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, खिंचे भी नहीं, कोई मास भी नहीं हो, इस तरह की अगर स्ट्रिंग हो तो, और ये जो मास लटका है बॉब, ये पॉइंट मास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसका लेंथ अगर एल पकड़ते हैं, जो कि इफेक्टिव लेंथ कही जाती है, जहां से आपने इसको टाइड अप किया है इसके सेंटर ऑफ मास तक, तो ये इसका टाइम पीरियड निकलता है टी इजकल टू 2π√L/g। ये आपको मालूम है कि हल्का सा थीटा करके डिस्प्लेस करके मीन पोजीशन से छोड़ देंगे तो ये ऑक्सिलेट करेगा और इसका टाइम पीरियड T इजकल टू 2π√L/g होगा। लेकिन सर्टेन कंडीशंस यहां अप्लाई कर दी गई हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये पॉइंट मास चाहिए जो रिजिड वॉल से या रिजिड जगह से ये टाइड अप हो, साथ में ये जो धागा आपने बांधा है ये मासलेस हो, स्ट्रिंग जो भी है, और इनएक्सटेंसिबल वगैरह हो। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वाले टाइम पीरियड में मास कहीं नहीं आता है। This formula is valid only when radius of point mass of pendulum is negligible as compared to the length of the pendulum। यानी इस पेंडुलम बॉब का जो रेडियस है वो इस लेंथ के हिसाब से बहुत कम होना चाहिए। और भी आगे हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में आपका मास कहीं नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये मास पर डिपेंड नहीं करता। बॉब आप
ज्यादा मास का लें कम मास का लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। खैर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने समराइज किए, जो कई पॉइंट्स मिलेंगे जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को जबरदस्त आगे तक ले जाएंगे। तो देखिए यहां पर पहला पॉइंट देखते हैं, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉइंट मास। भाई जो आइडियल होगा इसका ये जो मास है ये पॉइंट मास होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। सस्पेंडेड बाई ए वेटलेस, जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस हो, कोई वजन ना हो, इनएक्सटेंसिबल हो और परफेक्टली फ्लेक्सिबल हो। ये तीन चीजें हमको चाहिए। और स्ट्रिंग जहां से बंधी है वो रिजिड सपोर्ट हो। ये सब चीजें जब होंगी तो हम कहेंगे ये आइडियल पेंडुलम है। बॉब पॉइंट मास हो, हैवी हो, जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, परफेक्टली फ्लेक्सिबल हो, रिजिड सपोर्ट से ये बंधा हो। ऐसी चीजें हमें मिल नहीं पाती क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो मासलेस हमारे पास उपलब्ध नहीं होती और बॉब भी पॉइंट बॉब नहीं मिलता है। इस वजह से बट इट इन रियलिटी नाइदर पॉइंट मास नॉर वेटलेस स्ट्रिंग exist, so we can never construct a simple pendulum strictly according to the definition। आप समझे, जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से हम सिंपल पेंडुलम को कभी बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। किसी का वजन ही ना हो ऐसी स्ट्रिंग कहां मिलेगी, बॉब भी पॉइंट मास हो, इसलिए सर्टेन कंडीशंस और फेरबदल यहां चालू रहती है। अब सपोज सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, अब ये जो बात की गई है कि सिंपल पेंडुलम ले लिया जिसकी लेंथ आपकी एल है और थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है, जो कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। मैं सीधे रिजल्ट पे आएंगे। यहां पर जो टॉर्क लग रहा होता है देखिए इसके अबाउट, तो फोर्स इंटू लेंथ यही टॉर्क कर देते हैं। फोर्स हो गया mgl साइन थीटा, ये देखिए जो है ये mg साइन थीटा फोर्स लग गया और ये जो कहानी रही वो L से मल्टीप्लाई कर दी टॉर्क के लिए, और बाकी चीजें बराबर करके टाइम पीरियड हम फाइंड कर लेते हैं जो कि आपको पता था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये किसका टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का है। अभी कोई कंडीशन और अप्लाई नहीं की गई है। अब देखिए यहां पर हमेशा ये कहा जाता है कि जो थीटा है वो स्मॉल होना चाहिए। अगर ये थीटा आपने बढ़ा दिया ना, ज्यादा कर दिया, तो ये एसएचएम नहीं रह जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रह जाएगा। फिर क्या रह जाएगा, तो देखिए ये पहले वाले पोर्शन में वही बात है कि अगर हमारा थीटा स्मॉल नहीं हो तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और इस फैक्टर से ये मल्टीप्लाइड होता है। ये एक सीरीज है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड सो ऑन। इसको अगर हम यहां पे कंप्रेस कर लें या शॉर्ट फॉर्म में लिख लें तो ये टी नॉट हो जाएगा, जो ओरिजिनल उसकी यानी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था, और ये एक्सप्रेशन इतना रहा। तो आप जैसा देख पा रहे हैं अगर थीटा स्मॉल ना हुआ तो ये एक्सप्रेशन ऐसा आएगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन नहीं है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। यहां पर आप देखेंगे कि फोर्स डायरेक्टली थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, थीटा स्क्वायर के टर्म में आने लगा, इसलिए ये आपका एसएचएम नहीं रह जाता। जब थीटा को जीरो कर देते हो या नियरली जीरो, वेरी स्मॉल, तो ये एक्सप्रेशन यहां से निपट जाता है। थीटा की वैल्यू जीरो पुट करोगे खत्म हो जाएगा, टी नॉट आ जाएगा। तो टी बराबर टी नॉट हो जाएगा कब, इन केस ऑफ व्हेन थीटा इज स्मॉल। इफ थीटा इज नॉट स्मॉल, ये की पॉइंट पकड़ लीजिए, अगर थीटा छोटा नहीं हुआ तो वो एसएचएम नहीं होगा, कुछ और मोशन हो जाए, ऑक्सिलेटरी मोशन होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। और थीटा अगर स्मॉल है तो वो एसएचएम हो जाएगा, एसएचएम तो ऑक्सिलेटरी मोशन होता ही है। अब देखते हैं ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं टाइम पीरियड पर। अब ये कई सारे केसेस बनते हैं जो आपके पूछे जाते हैं और आप इन इस वीडियो को देखकर सबका आंसर कर पाएंगे। जैसे मास ऑफ द बॉब, अगर हम मास ऑफ द बॉब को बढ़ा दें, आपने पीछे देखा था टाइम पीरियड ये निकला था, तो मास ऑफ द बॉब पर ये डिपेंड नहीं करता। मास ऑफ द बॉब बढ़ा दें घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पर। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। अब यहां पर ये बोलते हैं कि अगर ये जो पेंडुलम था इसमें ये सॉलिड स्फीयर की जगह अगर हम एक हॉलो स्फीयर ले लें, इतनी रेडियस का, रेडियस विल बी सेम, और हॉलो ले लें, कम मास का ले लें,
तो भी टाइम पीरियड हमारा सेम आएगा, रेडियस सेम होनी चाहिए दोनों की। ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि अगर इफ ए गर्ल इज स्विंगिंग इन ए स्विंग, आपने झूला झूलने वाले का देखा होगा जो पेड़ वेड़ से लटका के या घरों में भी झूलते हैं ना झूला। मान लो कोई लड़की जो है वो झूला झूल रही है, बैठ के झूल रही है, उसके साथ उसकी कोई फ्रेंड या सहेली आके बैठ जाती है झूलने के लिए, तो भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मास ही तो बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो लड़की आई है उसकी दोस्त सहेली, वो अगर झूले पर खड़ी हो जाती है तो उसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो इफेक्टिव लेंथ है पेंडुलम की बदल जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों का चेंज हो जाएगा। एक लड़की बैठी है, एक खड़ी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाएगा जहां से बंधा हुआ था। तो अगर लड़की बैठी है, उसके साथ बैठी दोस्त आ जाती है, कोई टाइम पीरियड पे फर्क नहीं। लड़की बैठी है और उसके साथ कोई दोस्त आती है, वो खड़ी हो जाती है, तो आपका इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाता है, और लेंथ डिक्रीज होने से आप देखेंगे कि टाइम पीरियड घट जाएगा। ये अगली स्लाइड में लिखा भी हुआ है, मैं समझा भी रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। यहां पर देखिए अगली बातें लिखी हुई हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम, यहां पर वो बात बच्ची वाली जोड़ी जाएगी, इस जगह कही गई है। तो द टाइम पीरियड टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, वेयर एल इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। ये जो सेंटर ऑफ मास है और जहां पर ये बंधा है, इसके बीच के डिस्टेंस को आप एल बोलते हैं, इसे बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक। अब मैंने जो आपको बताया था कि स्विंगिंग गर्ल जो है उसकी सहेली आती है और खड़ी हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन, आप जैसा देख रहे हैं कि मतलब एक झूला अगर बना लें, बड़ा अच्छा झूला, तो क्या बनेगा, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे स्विंग कर रही, यहां पर कोई लड़की ऐसे बैठी थी और कोई ऐसे खड़ी हो गई आके, तो इन दोनों का इफेक्टिव जो सेंटर ऑफ मास यहां था वो यहां आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो खड़ी हो गई है। तो ये इफेक्टिव लेंथ आपकी एल डिक्रीज हो गई पहले से, और जैसे ही एल डिक्रीज हुई सो एल एंड हेंस टी विल डिक्रीज। तो यहां पर आप जानते ही हैं कि टाइम पीरियड एल के रूट एल के प्रोपोर्शनल है, जैसे ही एल कम होगी टाइम पीरियड घट जाएगा। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आप बस तोड़ निकाल लीजिएगा, और क्या। दूसरी बात यहां पर कही गई है कि मान लीजिए एक हम बॉल लेते हैं, स्फीयर लेते हैं हॉलो, और उस स्फीयर में यहां पर हम पानी भर देते हैं, जो बात कही गई है, और आप शुरू में पानी नहीं भरा, शुरू में बॉब अकेला था तो उसका कुछ टाइम पीरियड था, अब पानी भर दिया और यहां छेद कर दिया, अब यहां पानी टपकने लगेगा नीचे। तो जैसे जैसे ये पानी टपकेगा आप क्या देखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है। भाई जब पानी टपकेगा तो खाली होगा ना पानी, ऐसे जब खाली होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, नीचे आने का मतलब है लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर लेंथ बढ़ती जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, यानी पहले टाइम पीरियड जो था उससे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, और जब सारा पानी निकल जाएगा तो टाइम पीरियड पहले जैसा हो जाएगा। यह बात इसके अंदर है जो आपको ध्यान रखनी है। पानी जब निकल रहा होता है, भरा होता है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा होता है उस समय। तो ड्यू टू दिस एल एंड हेंस टी इंक्रीजेस, तो आप देख पा रहे हैं लेंथ बढ़ गई क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया है। इफेक्टिव लेंथ बढ़ने से उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, जब पूरा पानी निकल जाएगा तो पहले वाले टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा। अब कुछ डिफरेंट ग्राफ्स हैं, देखिए टी, ये इस इक्वेशन के बेसिस पे ये ग्राफ बने हुए हैं। टी और एल में बना दें तो एल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसको ध्यान कर सकते हैं, यहां से देख भी सकते हैं। एल और टी स्क्वायर में तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर को एक वेरिएबल मान लिया है, और यहाँ अंडर रूट एल है और टी है, ये भी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो कुछ ग्राफ्स हैं, क्योंकि मैं सारी बात कवर कर रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ जी, यानी हम जब भी ये लिखते हैं ना बेटा, जब जी पे कोई चेंज आता है तो आप देखेंगे एल के बाद जी इफेक्टिव लिखा जाता है, जी इफेक्टिव। तो इन डिफरेंट कंडीशंस व्हाट विल हैपन, वी टेक द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कैसे कैसे बदलता है ये हम देखेंगे अभी। तो आप क्या करते हैं, जैसे यहां इस फॉर्मूले में आप जान पाए थे कि टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी, जो जी इफेक्टिव के वजह से चेंज करेगा। एज वी गो हाई अबव द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर पर्वत पे चले जाएं, माउंटेन पे, तो माउंटेन पे जी कम होता है,
तो जी अगर कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो टी इंक्रीज कर जाएगा पेंडुलम का। अगर हम धरती में सुराख कर दें होल और अंदर चले जाएं डीप डाउन इनटू द अर्थ, वहां पे भी जी कम होता है धरती से ऊपर जाने पे भी जी कम और नीचे जाने पे भी जी कम, तो वहां भी जी कम हुआ तो टाइम पीरियड वहां भी बढ़ गया। तो आपने टी विल इंक्रीज और पेंडुलम क्लॉक जो होगी वो स्लोअर हो जाएगी, यहां भी स्लोअर हो जाएगी। अगर पूछें कि पेंडुलम क्लॉक जो है उसका उस धीरे चलेगी तेज तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो वो स्लो चलेगी, सिंपल सी बात। ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। डिफरेंट ग्राफ्स बना दिए गए हैं टाइम पीरियड और जी को लेके, तो ये जो रिलेशनशिप होती है इससे दोनों ग्राफ आप दे सकते हैं टी स्क्वायर जी में और टी वन अपॉन रूट जी में, जिससे आपको अंदाजा हो जाए, पढ़ना चाहें तो शांति से इसको देख सकें। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो लेंथ होती है स्ट्रिंग की वो स्ट्रेच कर जाती है, भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन होता है ना, एक्सपैंड कर जाएगी। उसी का हवाला यहां ले लेते हैं, उसी का रेफरेंस यहां ले लेते हैं। तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी, ये मान लीजिए एल थी पहले, सपोज करिए, और आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मैं टेम्परेचर बढ़ाने को ऐसे लिख, टेम्परेचर यहां थीटा से दिखा दीजिए, टेम्परेचर थीटा बढ़ाया तो एल कैसे बढ़ती है, एल नॉट पहले वाली 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, और ये एल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना। तो ये यहां पर आपने पढ़ रखा है हीट में, उसी का हवाला लेके यहां पर टी अपॉन टी नॉट अंडर रूट एल अपॉन एल नॉट है, और एल अपॉन एल नॉट यहां से निकाल लेते हैं 1 प्लस एल्फा टी एल्फा डेल्टा थीटा और पावर हाफ, बाइनोमियल से जरा सा बाइनोमियल लगा दिया और ये एक्सप्रेशन हमारे हाथ आ गया। फाइनली टी अपॉन टी नॉट 1 प्लस 1 अपॉन 2 एल्फा डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखें, कभी कभी सवालों में डायरेक्ट यूज करने का मौका मिलेगा। चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा सवाल ऐसा आ जाए तो। अब क्या कर रहे हैं कि जो पेंडुलम है उसको डिफरेंट सिचुएशंस में रख रहे हैं, कभी पानी में डुबोएंगे, कभी ट्रेन में सफर कराएंगे, कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ऐसी ऐसी बातें कराएंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उसके पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहली बात देखते हैं, इस पेंडुलम को हम पानी में डुबकी मरवा दी हमने, जब पानी में इसको ले जाएंगे अंदर तो बायोवेंस फोर्स लगेगा, बैकग्राउंड फोर्स की वजह से टाइम पीरियड बदल जाता है। तो जी इफेक्टिव लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिए जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, यहां पर एक फोर्स लग रहा है पानी में mg नीचे और अब थ्रस्ट लग रहा है ऊपर, इसी को एक्सेलरेशन फॉर्म में लिख दिया। जी इफेक्टिव क्या हुआ, जो जी था ओरिजिनल पहले, अब पानी की वजह से अब थ्रस्ट लग रहा है उसका एक्सेलरेशन। ये देखिए फोर्स है और ये मास है, ये मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां पर जो पानी की डेंसिटी है वो सिग्मा है और इस बॉब की जो डेंसिटी है वो रो है। पानी या जो लिक्विड है मतलब, तो लिक्विड की सिग्मा है और बॉब की रो है। तो उसी तरीके से देखिए v इंटू रो कर दिया मास से और v dg ये फोर्स लग गया एनीवे और इससे जो रिजल्ट आपको आता है वो ध्यान रखने की बात है, बाकी तो आप समझ रहे हैं। टी डैश अपॉन टी, टी डैश क्या है, नया वाला टाइम पीरियड, इज इक्वल टू अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस जी, जो कि एक से बड़ा है, नीचे देखिए ऊपर से छोटी क्वांटिटी है, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो यहां से लिखा भी है कि टाइम पीरियड पेंडुलम का बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इस फॉर्मूले से दिख रहा है। और कहीं केवल टाइम पीरियड पूछे, नया टाइम पीरियड ना पूछे कि टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड कुछ करना ही नहीं है, टी डैश को 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और यही एक्सप्रेशन जो था, यानी टी डैश का मतलब टी इंटू दिस वन, और टी होता है इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। बस ये हम अभी एक न्यूमेरिकल मैंने ले रखा है, वहां ये करके मैं दिखा दूंगा आपको। कई सारे न्यूमेरिकल हैं जिससे कहीं कंफ्यूजन उठे नहीं आपका। खैर आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में। इस पूरे पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, इस पे चार्ज दे दिया है बॉब पर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर लग रहा है तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पॉजिटिव चार्ज दिया है इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग गया आपका फोर्स, तो यहां पर जी इफेक्टिव कम हो जाएगा। एक फोर्स ऊपर है, एम जी नीचे है, उसकी वजह से देखिए जी माइनस ये क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है क्यू ई, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलेरेशन बनेगा वो क्यू ई अपॉन एम बनेगा, क्यू ई अपॉन एम। जी में से घटा दीजिए तो टाइम पीरियड क्या रहा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव यही है, तो जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर कहीं निगेटिव चार्ज दे देंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, फोर्स नीचे लगेगा, तब यहां पर ये ऐड हो जाएगा निगेटिव चार्ज में, क्योंकि निगेटिव चार्ज अगर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कोई ट्विस्ट आ जाए तो। अब यहां पे मान लीजिए इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो दोनों जुड़ गए दोनों फोर्सेस, तो इफेक्टिव क्या हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन जोड़ दीजिए, तो यहां पर जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। अब ये देखिए यहां क्या है, टी विल डिक्रीज, पीछे टी विल इंक्रीज क्योंकि डिनोमिनेटर कम था, यहां डिनोमिनेटर ज्यादा है तो टी कम हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है, ये देखिए यहां पे हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इसका जी इफेक्टिव कहीं यहां आएगा। ये तो mg फोर्स है ना बेटा, वरना इसको g मान लो और इस वाले को जो इधर g लग रहा है उसको g डैश लिख दें तो QE अपॉन m कह सकते हैं। इस g डैश और g का g इफेक्टिव इधर कहीं आएगा, उसी बात को यहां मेंशन कर दिया जाएगा। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जी इफेक्टिव क्या आ गया, ये दोनों देखिए एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो वेक्टोरली ऐड कर लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का स्क्वायर दोनों जुड़ गया, और यही वैल्यू देखिए जी इफेक्टिव में आ गई है। तो इससे यहां पे टी विल डिक्रीज क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ गया है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे बहुत मजा ले पाएंगे कि भाई जी इफेक्टिव हमको ढूंढना है। अगर उसका पेंडुलम को किसी डिफरेंट सिचुएशन में ले जाके खड़ा कर दिए हैं तो उस समय जी इफेक्टिव कितना मिल रहा है। जैसे यहां आप देख पाए कि जी इफेक्टिव इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा था, उसको यहां पर लिया गया जिससे टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया है। अब अगला बात करेंगे कि पेंडुलम को अगर हम लिफ्ट में ले जाएं, लिफ्ट ऊपर जाए एक्सेलरेशन से नीचे आए, एक्सेलरेशन जी के बराबर हो या एक्सेलरेशन हो ही ना, तो उस समय क्या क्या पेंडुलम के टाइम पीरियड पे फर्क पड़ने वाला है। तो पहली बात करते हैं पेंडुलम इन ए लिफ्ट। अब कोई लिफ्ट है जिसके रूफ से ये बंधा हुआ है और इस समय लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी कही जाएगी उस समय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, शून्य। कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा, तो इस समय जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और फ्रीक्वेंसी हमेशा होता है एन इज इक्वल टू 1 बाई टी। इससे फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसी का पलट दो, 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। अब सवाल आया कि जो लिफ्ट है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यहां कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगी, ए इज नॉट जीरो। और यहां आप पढ़ ही पा रहे हैं, ये मैं लिख नहीं रहा हूं दोबारा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही। जब ऊपर जाएगी तो आपको मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा होता है, अगर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात की जाए पेंडुलम के, तो इस पे फोर्स एक नीचे लग जाएगा, यानी m इंटू ए और ऐड हो जाएगा। mg तो पहले से ही था, ma और आ गया, तो इफेक्टिव g कितना हो गया, g प्लस ए। अगर आप ये चैप्टर सीक्वेंस में पढ़िएगा मेरे तो मजा आएगा। यहां पर mg नीचे लग रहा था और ये बॉडी पूरी ए से जा रही ऊपर, तो इस पे स्यूडो फोर्स लग जाता है इसके विपरीत दिशा में, दिस इज एम ए। तो टोटल फोर्स नीचे क्या लगा, एम ए प्लस जी, और ये एम लिख दो, जी इफेक्टिव, तो ये एम एम कैंसिल हो गया, ए प्लस जी आ गया। कोई इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए। तो यहां पर जी इफेक्टिव आ गया जी प्लस ए, जुड़ गया जी में ए, तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी बाई ए, यानी टाइम पीरियड पहले की अपेक्षा अब कम हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो ये देखिए द टाइम पीरियड डिक्रीजेस
टाइम पीरियड जब डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उल्टा रिश्ता होता है क्योंकि n इज इक्वल टू 1/t होता है। अब मान लीजिए जो लिफ्ट है वो नीचे जाने लगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये देखिए नीचे जाएगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या है कि जो मैंने आपको फंडा बताया कि इस पर अगर ये ए जा रहा है नीचे, mg तो भैया हमेशा नीचे लगता है, इसकी वजह से सूडो फोर्स इसकी विपरीत डायरेक्शन में ऐसे लग जाएगा ma। तो नेट फोर्स क्या रहा, अब इसके ऊपर जो ये महसूस करेगा mg माइनस ma, यानी एक्सेलेरेशन कितना मिल जाएगा g माइनस a। ये इसका एक्सेलेरेशन है, ये यहां पर कॉपी पेस्ट T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G माइनस ए। G इफेक्टिव मतलब हमेशा G इफेक्टिव। तो जब ये नीचे जा रहे थे भाई साहब तो इनका देखिए इसकी उल्टी कहानी हुई, ऊपर लग रहा था तो G माइनस ए हो गया। टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा चलता, टाइम पीरियड कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, यहां टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, सॉरी G माइनस ए कम हो गया तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी एंड फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। अब मान लीजिए जो A है वो G के बराबर चालू हो गया, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और G सेम है। तो इस सिचुएशन में हमारा T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G माइनस ए लिख रहे थे ना, तो A की जगह G डाल दो तो टाइम पीरियड इंफिनिटी आ गया, फ्रीक्वेंसी शून्य आ गई। इसका मतलब है ये पेंडुलम ऑक्सिलेट ही नहीं करेगा, हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से। तो अगर A बराबर G फ्री फॉल की स्थिति है कि लिफ्ट को टूट गई रस्सी लिफ्ट की, ऐसे सवाल बन सकते हैं ना, लिफ्ट ऊपर जा रही थी एकदम से उसकी चैन जो है लोहे की लगी होती खींचने वाली या केबल लगी होती है, केबल टूट गई तो धड़ाक से, ईश्वर न करे ऐसा हो लेकिन समझने के लिए, अब फ्री फॉल चालू हो गया। उस समय अगर पेंडुलम आपने लगा रखा है तो पेंडुलम चुपचाप सीधे चला आएगा, ऑक्सीलेशन नहीं करेगा। तो ये बात पकड़ के रखिए और ये सब बातें यहां लिखी हुई हैं जो हमें जाननी है एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा एक बात है और समझते हैं, अगर एक ट्रक है या रेलगाड़ी है, ट्रेन है या कार है, उसमें एक पेंडुलम आपने पकड़ लिया है, लटका दिया, उसकी रूफ से बांध दिया है और एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है, तो इसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। हम जानते हैं हमें जी इफेक्टिव ढूंढना होता है, तो mg तो देखिए नीचे लग रहा था, mg छोड़ के mg फोर्स है तो g एक्सेलेरेशन नीचे। इसकी विपरीत दशा में जो सूडो फोर्स होता है जो मैंने बताया था आपको, वही इसको क्या फील होगा, मुझ पे एक्सेलेरेशन की विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। तो यहां पर ये A इधर लग गया, A और G का रिजल्टेंट G इफेक्टिव कहलाएगा। बस A और G 90 डिग्री पर है तो सिंपली जोड़ दो √a² + b²। वेक्टर तो ऐसे ही जोड़ते हो 90 डिग्री वालों को, तो G इफेक्टिव हो गया दिस वैल्यू। अब ये G इफेक्टिव यहां पर रख दीजिए आप, तो T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन G² + a² का पावर हाफ। अब सवाल हुआ कि ये जो G है इफेक्टिव, ये G से किस एंगल पर है, तो ये देखिए ये ट्रायंगल बना लीजिए और tan थीटा परपेंडिकुलर क्या है A और बेस क्या है G, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan इनवर्स A अपॉन G। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, मेरे ख्याल से ये 2021 में था या कब था, तो ये आराम से निकल आया। देखिए थीटा tan इनवर्स A/G, इसको याद रखिए, बहुत प्रेम से इसको हैंडल किया जा सकता है। और अगर कोई यहां पर लिखा है कि सर्कुलर फैशन में कार चल रही है, ये तो सीधी चल रही थी, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, देखिए बस दिमाग थोड़ा लड़ाते रहिए। यहां पर सर्कुलर फैशन में मान लीजिए कार है, अब कार तो अच्छी बना ना पाएंगे, तो वहां पर सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन एक लगता है, उसकी वैल्यू होती है v² अपॉन r। आपको और हमको सबको पता है कार, इसमें पेंडुलम लटका हुआ है, तो एक पेंडुलम पर फोर्स लग रहा है नीचे और एक हमेशा रेडियस की तरफ लग रहा है v² अपॉन r, उसका इफेक्टिव जोड़ मारा है, बस उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर ये पेंडुलम यहां पे लटका है कार के अंदर, तो एक तो ये लग रहा है G नीचे और दूसरा सेंटर जैसे जैसे जाएगा हमेशा सेंटर की तरफ ऐसे लगेगा v² अपॉन r, बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बस इसको जोड़ के लिख लीजिए, ये v² बाई क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा थोड़ा प्यार से पढ़ते जाइए, समझते जाइए। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हो गई। अब बहुत सारी कंडीशन हम लोगों ने देखी हैं, यही सब आपके यहां पूछी जाती, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो ये सारी कंडीशन हम लोगों ने कवर की। अब देखते हैं कि और
कुछ पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम एंड में पढ़ेंगे जिसे कंपाउंड पेंडुलम भी कहते हैं, कुछ दो तरह के पेंडुलम, और हाथ साफ कर लेते हैं हम लोग उस पे। तो आइए वो पेंडुलम की चर्चा कर लेते हैं। सम अदर टाइप ऑफ पेंडुलम, जैसे इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम की बात की जाए। अगर हमारा जो पेंडुलम का जो लेंथ है वो अगर कंपेरेबल टू अर्थ हो जाती है, यानी उसका जो एल है वो बहुत बड़ा हो गया कंपेरेबल टू अर्थ की रेडियस के बराबर, तो ये फॉर्मूला चालू हो जाता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा के देखेंगे कि इनका हालचाल क्या है। अगर हमारा लेंथ बहुत ज्यादा छोटा है, जैसा नॉर्मल हम पेंडुलम इस्तेमाल करते हैं लैब में या कहीं पर भी, उस समय 1 अपॉन एल की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी 1 अपॉन आर से, क्योंकि एल छोटी थी तो 1 अपॉन एल काफी बड़ी। उसके तहत 1 अपॉन आर को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, तो ये वैल्यू क्या बन गई, वही जो पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने पढ़ा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बिल्कुल ये इन अकॉर्डेंस विथ अवर प्रीवियस स्टडीज आ गया कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा इन केस ऑफ लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल या वेरी स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर लेंथ बढ़नी शुरू हो जाए, मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ की ये बहुत बड़ी है, रेडियस से भी बहुत बड़ा है पेंडुलम का लेंथ, पेंडुलम का लेंथ का मतलब ये बोल रहा हूं, समझ तो रहे होगे, दिस इज एल, ये एल हमारा रेडियस ऑफ अर्थ से भी बहुत बड़ा है, टेंडिंग टू इंफिनिटी है। उस समय क्या होगा देखिए, 1 अपॉन एल, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो 1 अपॉन एल काफी छोटा हो जाएगा 1 अपॉन आर से, तो 1 अपॉन एल को इग्नोर कर दो, तो 1 अपॉन एल को इग्नोर कर दोगे तो केवल जी बचेगा नीचे, देखिए यहां पर एल निपट गया, 1 अपॉन आर, आर ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू हो गई टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये वैल्यू इसमें फिट कर दी, जी को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, ये वैल्यू करीब करीब हमारी 84.6 मिनट्स आती है। ये कोई भी पेंडुलम जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड रख सकता है वो है 84.6 मिनट्स, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता पेंडुलम, डिपेंड करता है लेंथ पर, और लेंथ ऑलरेडी इंफिनिटी ले चुके हो, अब बचा ही क्या, यानी मैक्सिमम टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का जो होगा वो होगा 84.6 मिनट्स, ये यहां पे मेंशन भी है। दूसरी बात करते हैं, अगर एल बराबर आर आ जाए, यानी हमारा लेंथ पेंडुलम का धरती के रेडियस के बराबर आ जाए, तो दोनों की वैल्यू वहां 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर था, आर आर पुट कर दीजिए, वो नीचे 2g आ जाएगा, ऊपर आर, ये करीब करीब 1 घंटे के आसपास आ जाएगा, 60 मिनट्स के आसपास। तो देखिए अगर हमारी रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर है तो 60 मिनट या 1 घंटे का उसका टाइम पीरियड होगा, और अगर इनफाइनाइट लेंथ की है तो हमने देखा था 84.6 मिनट आ रहा था। ये इंटरेस्टिंग बात है जो पूछ लेते हैं आपके यहां, और हम लोग सारी चीज देखते चले जा रहे हैं। आगे सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, तो यहां लिखा है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, वो कह देंगे उसको सेकंड पेंडुलम। अब ये सेकंड पेंडुलम को हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले में, एल निकालने के लिए, टी हमें पता है 2 सेकंड, जी ले लो 9.8, हमने एल कैलकुलेट की, एल करीब करीब आ गई 99.3 सेंटीमीटर, यानी अर्थ की सरफेस पर हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबी लेंथ का अगर पेंडुलम ले लें तो वो सेकंड्स पेंडुलम बन जाएगा। ये लेंथ वही तो आ रही है, करीब करीब 1 मीटर है, तो अर्थ की सरफेस पे 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम चालू करवा दें तो उसका ऑक्सीलेटिंग टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकंड। ये बात यहां पर लिखी गई है। और अगर ये इसी को लेके चंद्रमा पे चले जाओ, ये सब आपके पूछते हैं घुमा घुमा के, तो वहां पर क्या हो जाता है, देखिए ये 1/6 मीटर हो जाएगी, क्योंकि जी वहां पर इफेक्टिव जी कम हो जाता है, 1/6 ऑफ अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा जी मून जी अर्थ अपॉन 6, इस वजह से ऐसा हो जाता है, जो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए 1-2 न्यूमेरिकल लगाते हैं, और कई न्यूमेरिकल हैं, पूरी चीज फंडा क्लियर हो जाएगा। तो 2 पेंडुलम हुज लेंथ्स डिफर बाय 22 सेंटीमीटर, 2 पेंडुलम है जिनकी लेंथ के बीच का डिफरेंस 22 सेंटीमीटर है, ऑक्सीलेट एट द सेम प्लेस सो दैट one of them makes 30 oscillation and the other one is 36 oscillation during same time।
अगर मैं पहले वाले का टाइम पीरियड T1 ले लूं और दूसरे वाले का टाइम पीरियड T2 ले लूं, तो 30 ऑक्सीलेशन में कितना समय लगेगा? 30 T1। एक एक ऑक्सीलेशन में T1 लगता है, 30 में 30 T1। दूसरे में टाइम पीरियड T2 है, 36 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगेगा? एक में T2 लगता है, 36 में 36 इंटू T2। ये लिखा हमने 36 इंटू T2। कह रहा है दोनों में सेम समय है, ये टोटल समय ही तो है, ये दोनों इक्वल हो गए। टोटल टाइम और इसका टोटल टाइम दोनों बराबर हैं। इसमें ये 30 ऑक्सीलेशन कर रहे हैं, इसमें 36 कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। बढ़िया। अब इसी से यहां पर T1 की वैल्यू रख दो, तो T1 की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी, फॉर्मूला हमने देखा था। और यहां लिख दो 36 इंटू 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी। सारी वैल्यू कट जाएंगी, देखिए जीवी सब कट जाएगा, और यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर करके लिख रहे हैं, अपॉन 36 अपॉन 30 इंटू 30। ये भाई रूट में था ना, तो L1 अपॉन L2 36 अपॉन 30 स्क्वायर बोथ साइड, तो L1 अपॉन L2 36 इंटू 36, 30 इंटू 30 स्क्वायर करोगे तभी तो रूट हटेगा। और ये वैल्यू कितनी आ गई? 36 अपॉन 25। तो ये देखिए एक हमें यहां से रिलेशनशिप मिल गया है। दूसरा इन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, आपको समझाने के लिए कि L1 माइनस L2 इसका डिफरेंस था 22 सेंटीमीटर का। यहां पर हम L2 से डिवाइड कर देंगे, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रहा? 22 अपॉन L2। अच्छा, डिवाइड हमने क्यों किया है? क्योंकि यहां L1 अपॉन L2 हमको मालूम था, तो ये वैल्यू रखने के चक्कर में डिवाइड कर लिया कि यहां फटाक से वैल्यू रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो वो हमने यहां वैल्यू पुट कर दी यहां पर। तो ये आ गई बेटा 36 अपॉन 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 22 अपॉन L2, जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो L2 विल बिकम, इसको सॉल्व करने पर 50 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहे थे भाई साहब? हुज लेंथ डिफर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एक की अगर 50 सेंटीमीटर है तो L1 की कितनी है? 22 प्लस L2, यानी 22 प्लस 50, यानी 72 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, ये भी सॉल्व 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, वो आपके लिए होमवर्क है कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आप फटाफट इसको निकाल पाएंगे। मैं हट जाता हूं, कई बच्चे कहते हैं स्क्रीन पूरा दिख जाए तो अच्छा रहता है। फिर अगला सवाल लेंगे, जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं वो दिमाग में तरोताजा हो जाएं, तो ये आप नोट कर पाए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट SHM इन वाटर, देखिए with a period T. The period of oscillation of the bob in air is T naught. हवा में T naught है. What is the relation between T and T naught? Given density of the bob is 4000 upon 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए यहां पर हमने जो पढ़ाई अभी की है उसमें टी डैश जब पानी या किसी लिक्विड में डालते हैं तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, जहां पर सिग्मा थी फ्लूइड डेंसिटी और रो था हमारा बॉब डेंसिटी। ये फॉर्मूला अभी हमने आपको पढ़ाया है 10-15 मिनट पहले, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके फटाक से सवाल लग जाएगा, स्पीड भी आएगी और एक्यूरेसी भी आएगी। चलिए इसको देख लेते हैं। टी डैश की बात करते हैं। इन्होंने बोला है स्मॉल टी है टी डैश, और हवा में था टी नॉट, जो इन्होंने बोला रख दिया। आगे जो बॉब की डेंसिटी है वो है 4000 अपॉन 3, ये रहा 4000 अपॉन 3, और वाटर की डेंसिटी इन SI सिस्टम, किलोग्राम की बात कर रहे थे, 1000। अब बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा 4000 माइनस 3000, और यहां से 3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 4000 अपॉन 1000। उम्मीद है आप इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर पाएंगे। तो T अपॉन T नॉट कितना हो गया? 0 काट मारो, √4 यानी 2, खत्म हो गया सवाल। देखिए थोड़ा सा कितना सवाल देख के लग रहा था अरे भाई कैसे करें, और मुश्किल से
मैंने समझाने के लिए लिखा है, वरना आप ओरली करेंगे इट विल टेक हार्डली 30 सेकेंड, नीट पे टपक जाएगा। और जो बच्चा पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो फटाक से कर लेगा, वरना कहेगा ये बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत सरल, वेरी सिंपल। इसको आप नोट कीजिए। ऐसे ही एक दूसरा सवाल भी लगाएंगे, जैसे आपके दिमाग में कहानी फिट हो जाए। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। लिखा है डिटरमाइन द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज बॉब इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। एल है 20 सेंटीमीटर इन लेंथ सच दैट इट इज लोकेटेड इन ए लिक्विड हुज डेंसिटी इज eta is equal to 3 times less than that of the bob। जो लिक्विड की डेंसिटी है वो बॉब की डेंसिटी से 1/3 है। तो अगर मैं बॉब की डेंसिटी ले लूं तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो गई, जो ईटा बता रहा है 1/3 रो, दैट इज सिग्मा। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, आगे क्या बोलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड इज टू बी नेग्लेक्टेड। टाइम पीरियड हमको पता करना है स्मॉल ऑक्सीलेशन वाले का। तो देखिए फॉर्मूला जो हमारे पास था, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। अभी पीछे जो लगाया था इसी में वैल्यू रख देते हैं। देखिए रो तो रो रहा, रो और सिग्मा की वैल्यू हो गई 1/3 रो। इसको सॉल्व करोगे, देखिए 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 बचेगा। ठीक, अब अगर आपको टी डैश निकालना था तो ये t इंटू रूट 3/2 हो गया। और t क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इंटू रूट 3/2। मतलब आप लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट 3L अपॉन 2G। देखिए कुछ भी नहीं है, मिनटों का खेल है। और अब वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो 2 इंटू 22/7, 3 और लेंथ थी 20 सेंटीमीटर जहां तक, 20 इंटू 10 की पावर -2 बेटा, और नीचे आ गया 2 इंटू 9.8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1.1 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे सवाल भी बड़े प्यार से लग जाएंगे, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, वरना स्पीड नहीं बनेगी। और स्पीड नीट के लिए बहुत जरूरी है, सही भी होना है और तेजी से सही होना है। बिल्कुल आप कर पाएंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखते जाइए, फंडा सुपर क्लियर हो जाएगा। अभी तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और क्या क्या चीजें आनी है। खैर इसको नोट करें आप। अगला एक एग्जाम्पल या सवाल फिर से लेने वाले हैं, एक दो सवाल और, जिससे क्लैरिटी बन जाए। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये देखिए एक अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। कह रहा है द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 16 सेंटीमीटर। इट इज सस्पेंडेड बाय द रूफ ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट का केस है, विच इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप जा रही है ना, कहां गई भाई, मूविंग अपवर्ड। बस आप जानते हैं जब मूविंग अपवर्ड तो बॉब पे लग जाता है, नीचे उसका उल्टा। बस यहां पर फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल और जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है यहाँ, जी प्लस ए। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, मैंने अभी आपको बताया है। और बहुत प्रेम से इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2 रखिए, 3.14 रखिए, 22/7, और यहां लेंथ कितनी थी 16 सेंटीमीटर, तो 0.16 अपॉन 9.8, और एक्सेलरेशन था 6.2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 6.28 अपॉन 10, मतलब 0.628 सेकेंड, और ये आंसर आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो फंडा लगाना था। इसको नोट कीजिए। अगला एक और इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट किया होगा। सब कुछ बहुत आसान लगेगा, बस थोड़ा ध्यान देके अपने को पढ़ते जाना है। अब देखिए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार्ट। कार्ट वो होती है ना जिसमें सामान वामान ले जाते हैं। विच इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। What will be the time period of the pendulum? ये कहानी कुछ ऐसी है बेटा
ये इंक्लिनेशन है थीटा, इंक्लाइंड प्लेन, और इस पे कार्ट है, मान लीजिए पहिए भी लगा दें तो इस तरह से पहिए लगे हुए हैं इसके। अब ये कार्ट नीचे आएगी, यहां पेंडुलम लटकाए हुए हैं। अब लटकाओगे पेंडुलम, जब नीचे ये इस तरह से बढ़ेगा आगे एक्सेलेरेशन से, तो पेंडुलम की स्थिति क्या हो जाएगी, पेंडुलम कुछ ऐसे आ गए। पेंडुलम डॉटेड क्यों बनाया हमने, इधर डॉटेड बनाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए ऐसे देख लीजिए ये सिचुएशन है। अब कह क्या रहे हैं, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें जी इफेक्टिव चाहिए। यहां खेल जी इफेक्टिव का है, तो डी इफेक्टिव कैसे, इस बॉब की सोचें, इसके हालात, इस बॉब पर बात करें तो जी एक नीचे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। जी यहां लग रहा था ऐसे, अब एक कंपोनेंट हमने कर लिया परपेंडिकुलर टू द दिस, तो ये रहा आपका जी कॉस थीटा, और ये रहा जी साइन थीटा। अब यहां पर इसके मोशन को जी साइन थीटा ही तो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओ तो इसमें अगर इसी की सोचो, इस पे जी साइन थीटा इधर एक्ट कर रहा है, और एक एक्सेलेरेशन अगर इधर होने वाला है, जा रहा है, तो इसकी विपरीत दिशा में सूडो फोर्स लग रहा होगा। अगर इस रेफरेंस में बात की जाए इस बॉब के, तो ये हम लगा देते हैं ऐसे, ये तिरछा है बेसिकली, आप ऐसा ना समझ जाएं कि जी साइन थीटा, और यहां पर इसकी अपोजिट लग रहा था m इंटू ए। तो ये देखिए दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, मतलब बैलेंस करने का कि एम ए बराबर जी साइन थीटा हो चुका है। ये क्या है, बीडी बना दिया है मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया, जी साइन थीटा बेटा। तो जी साइन थीटा ने क्या किया, इसको बॉब को ए से आगे ले जा रहा है एक्सेलेरेशन से, बचा क्या, जी कॉस थीटा हमारे लिए। तो जी कॉस थीटा इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी फॉर दिस पेंडुलम। तो जी इफेक्टिव क्या, यहां पर क्या आ गई, जी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा। ये थोड़ी बातें आपसे पूछ पाछ ली जाती हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा मैं इसकी मेटा एनालिसिस करूंगा तो आपके लिए कंफर्ट नहीं बनेगा, और जरूरत भी नहीं है नीट में उतनी मेटा एनालिसिस करने की। इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ती है, यहां जितनी बात की जा रही है ये मोर देन इनफ है। इतना करने के बाद आप छा जाएंगे, सारा कुछ निकलेगा। नोट कर लीजिए, और अगला एक और सवाल लेने का प्रयास करते हैं जिससे क्लैरिटी आपको बन जाए। एक या दो सवाल लेंगे, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या, ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय ए मेटेलिक वायर। ये मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर। इफ एल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो हम जानते भी हैं, इतना पढ़े लिखे हैं ही हैं, और दी थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, बहुत अच्छी बात, देन प्रूव दैट द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज 50 अल्फा डी थीटा। ये बेसिकली जो फॉर्मूला था ना, उसी का प्रूफ पूछ लिया है, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। देखिए यहां पर जो टाइम पीरियड होगा नया वाला, क्योंकि एक्सपैंड हो जाएगा ये मेटेलिक वायर, एल डैश अपॉन जी। पहले वाला क्या था, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम जानते हैं कि एल की जो वैल्यू होती है एल डैश की, वो एल 1 प्लस एल्फा डी थीटा के बराबर होने वाली है। तो टाइम पीरियड को हमने डिवाइड मार दिया, तो ये एल डैश अपॉन एल आ गया। एल डैश अपॉन एल है ये, एल डैश अपॉन एल ले लोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एल्फा डी थीटा। तो इसको लिखा 1 प्लस एल्फा डी थीटा, 1 प्लस एल्फा डी थीटा की पावर हाफ। बायनोमियल थ्योरम आप जानते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाई थी, हाफ टपक गया, यहां सारी वैल्यूज छोटी हैं, तो एल्फा डी थीटा वैल्यू ये हो गई। दिस इज टी डैश अपॉन, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, टी डैश अपॉन टी 1 प्लस हाफ एल्फा डी थीटा। ये आपने निकाल लिया। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम
पीरियड। तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी, जैसे निकालते हैं, ये रहा इंक्रीज और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ये परसेंटेज इंक्रीज है। तो टी माइनस टी डैश, और इसको टी से डिवाइड कर दो, तो टी डैश अपॉन टी माइनस 1 इंटू 100। इसलिए किया कि ये टी डैश अपॉन टी पता था हमको, तो इसकी वैल्यू रख दी 1 प्लस हाफ एल्फा डी थीटा माइनस 1 इंटू 100। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ज्यादा ऊपर ले जाने तो और अच्छा रहे। इस 1 से ये 1 कट गया, हाफ से करोगे 50 आ जाएगा, 50 एल्फा डी थीटा। ये देखिए आंसर आ गया, जिससे फंडा आपका क्लियर हो गया। यही प्रूफ करना था। अभी मैं दिखा देता हूं, नोट कर लीजिए, अगला सवाल कर लेंगे। पूरी चीज पकड़ बन जाएगी आपको। फिजिक्स वैसे ही करेंगे जैसे बायो करते हैं, थोड़ा टाइम जरूर देंगे कैलकुलेशन में, होएगा वैसे ही प्यार से, है ना। तो आइए देखते हैं, और इसको यहां पर रोक देते हैं। तो इसको आप नोट करें, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, फिर उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम शुरू करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, पूरी चीज आप देख नहीं पाए होंगे, अब आया होगा मैदान में। तो चलिए अगली बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। तो ये रहा अगला न्यूमेरिकल, लिखा है ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर। ये स्मॉल स्फीयर है, बड़ा फोटो है लेकिन इसका मास m है, सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l, द स्फीयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज का मामला अलग होगा, नेगेटिव का अलग होगा। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ E डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है। विथ व्हाट पीरियड विल पेंडुलम ऑक्सिलेट, इसका टाइम पीरियड निकालना है, निकालेंगे। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ये लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तभी ऑक्सिलेट करेगा, अगर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो ऊपर ही चला जाएगा, स्लैकनिंग इन द स्ट्रिंग हो जाएगी, ढीला बना जाएगा, फिर काहे का ऑक्सिलेशन। बात पकड़ में आई है क्या बोला है। ये जैसे लटके हैं ना भाई साहब, ये जो ई है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहां mg इनका वेट है भाई। अगर ये एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इससे ज्यादा हो गया तो ये ढीली पड़ जाएगी ना स्ट्रिंग, ये ऊपर चला जाएगा, स्लैकनिंग ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। उस समय ऑक्सिलेशन करेगा कैसे, ऑक्सिलेशन करने का मतलब है स्ट्रिंग में स्लैकनिंग नहीं होनी चाहिए, टी 0 तक तो चलेगा, निगेटिव टी नहीं चलेगा, टेंशन। खैर एनीवे वो ज्यादा बात हो जाएगी। आप यहां पे टी इफेक्टिव की वैल्यू रख दीजिए, ये हमने पढ़ा था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। और क्योंकि देख रहे हैं एक्सेलेरेशन माइनस हो रहा ऊपर, इसका एक्सेलेरेशन कितना था आपको दिखाया था, एफ ई की वैल्यू होती है क्यू इंटू ई, एफ ई का मतलब होता है एम ए, तो ए कितना हो गया क्यू ई अपॉन एम। ये बॉडी थी, एम जी इसके नीचे था और ये एक्सेलेरेशन ऊपर था, तो इफेक्टिव क्या जी माइनस ए। तो जी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी वो यहां पे लिख देंगे, तो ये लिख रहे हैं 2 पाई अंडर रूट एल और जी माइनस ए का मतलब क्यू ई अपॉन एम, और ये रहा आपका आंसर। गलत नहीं होगा कोई सवाल, सब सही होने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। तो बच्चों आइए करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और शुरू करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की कहानी। ये पेंडुलम की कहानी मोर और लेस खत्म हो जाती है। फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम हम लोग लास्ट में करेंगे, और आपके लिए 3 क्वेश्चन चैलेंज भी इसमें मिलेगा, जो मैं शुरू में बताना भूल गया आपको, जो आप चेक कर सकते हैं कि भाई प्रिपरेशन कितनी तगड़ी है। 3 क्वेश्चन चैलेंज में आप मेडिकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए वही मिलेंगे 3 इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एंट्री करते हैं। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, मास रखा हुआ है। अगर आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ देंगे, ये मीन पोजीशन है जहां x बराबर 0 है, x लेते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको यहां से स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऑक्सिलेट करने लगेगी। इसको कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो भी ऑक्सिलेट करने लगेगी। तो ये जो x है मीन पोजीशन मतलब x बराबर 0 से ये कंप्रेशन या स्ट्रेस पॉइंट है, और इसका टाइम पीरियड वगैरह क्या होता है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग के अंदर वो माइनस के एक्स के बराबर होता है हुक्स लॉ के हिसाब से, ये आपको हमको मालूम है। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स,
और एक्सेलेरेशन क्या आ गया, एम ही लिख दो एफ को, तो एक्सेलेरेशन हो गया माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, और यहां टाइम पीरियड बन जाता है देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। और ये टाइम पीरियड हमारा स्प्रिंग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड है, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो स्प्रिंग के ऑक्सीलेशंस होते हैं वो जी पर डिपेंड नहीं करते हैं। जी पर डिपेंड ना करने की वजह से जो घड़ियां स्प्रिंग ऑक्सीलेशंस के हिसाब से बनाई जाती हैं वो धरती पर भी सही समय देंगी, पहाड़ पर ले जाओगे तो भी समय, क्योंकि जी बदलने से उनका कुछ होने वाला नहीं है, सैटेलाइट में जाओगे तो भी टाइम पीरियड सही, और चंद्रमा पे जाओगे तो भी टाइम पीरियड वही मिलेगा, क्योंकि स्मॉल जी के बदलने से इसके टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बातें और गहराई से हम लोग जानने वाले हैं। तो यहां पर ये देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा, एम है जो मास हमने लगा रखा था, और अगर हमने वर्टिकल स्ट्रिंग लगाई है मतलब इस तरीके से ऑक्सीलेशन है, मीन पोजीशन से ये स्ट्रेच होके यहां पहुंचा है, अगर दिट इज वाई या वाई नॉट, तो इसको हम टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई अपॉन जी बोलेंगे। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर स्मॉल जी इसमें है और आपने कहा कि टाइम पीरियड स्मॉल जी से इंडिपेंडेंट होता है। इसकी जानकारी अभी 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी, देखते रहिए वीडियो और देखिए कि ये जी बदलने पर इस टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इस फॉर्मूले से लग रहा है कि फर्क पड़ेगा। आइए देखते रहते हैं और मजेदार अंदाज में बातें करते हैं। यहां पर कुछ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े कीमती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है देखिए, ये हमें पता ही था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर में, और डाइन पर सेंटीमीटर डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से डायमेंशन फॉर्मूला है mt-2। तो एक्चुअली K इज ए मेजर ऑफ द स्टिफनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग आप लेते हो ना, वो एक स्प्रिंग जानते हो ट्रेनों के शॉकर के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। आपने ध्यान दिया नहीं, बहुत हाई होता है, बहुत स्टिफ होती है, आप खड़े हो जाएंगे लगेगा ही नहीं दबी। इतने लोग बोगी में बैठते हैं, 70-80 लोग, 100 लोग, तब भी वो बहुत ही जरा सी दबती है। तो हार्ड स्प्रिंग होती है, अगर हार्ड स्प्रिंग होगी तो वो जल्दी उसका के बहुत ज्यादा होगा, सॉफ्ट स्प्रिंग होगी तो के कम होगा, ठीक। और फॉर मासलेस स्प्रिंग, जो स्प्रिंग मासलेस है जैसा हम कंसीडर करेंगे अभी, और एक केस लेंगे मास वाली स्प्रिंग का भी, उसमें क्या फार्मूला बदल जाएगा ये भी देखेंगे। तो मासलेस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स सभी जगह सेम होता है, ठीक। massless में when a spring is compressed or stressed then work done is stored in the form of the elastic potential energy in it। हम स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो जो हम वर्क डन करते हैं वो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में सेव हो जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन रेडियस, ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो स्प्रिंग बनाई है उस पे डिपेंड्स अपॉन रेडियस लेंथ एंड मटेरियल ऑफ द वायर यूज्ड इन स्प्रिंग। तो वायर जिससे आपने स्प्रिंग बना दी है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया है, उसकी लेंथ क्या रखी है और रेडियस क्या है, इन सब पर के डिपेंड करता है। इसी तरीके से अलग अलग स्प्रिंग बनाई जाती हैं, जहां स्टिफनेस चाहिए ज्यादा वहां स्टिफनेस, जहां सॉफ्टनेस चाहिए वहां सॉफ्टनेस। तो ये किन पे क्या डिपेंड कर रहा है इसका अंदाजा हमको होना आवश्यक है। अब के के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो के होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ कम होगी तो स्प्रिंग स्टिफ हो जाएगी, छोटी स्प्रिंग स्टिफ, और उसी की बड़ी ले लेंगे लेंथ ज्यादा तो के की वैल्यू कम, यानी इसकी स्टिफनेस कम। तो ये बात पकड़ के रखें, द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग लेंथ। तो K इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्सटेंशन या स्प्रिंग लेंथ कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ज्यादा लेंथ K कम, कम लेंथ K ज्यादा। इसी बात को देखते हुए अगर हमने द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज हाफ, अगर हमने किसी लेंथ को आधा कर दिया है तो वो जो टुकड़ा बचेगा ना, हमारे पास 2 टुकड़े बचेंगे, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे ना, एक स्प्रिंग है, बाकी तो कई चीजें लिखी हैं और हमने इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दिया। ये अब ले लिया L और इसको भी L काट दिया, तो पहले स्थिति अगर K थी तो अब इस वाली स्प्रिंग की, जिसे मैं L1 कह रहा हूं, L1 के लिए K1 कितना हो जाएगा, पहले का डबल।
अगर इक्वल लेंथ में काटा है तो, और इक्वल लेंथ में नहीं काटा है तो उसके लिए भी फॉर्मूला पेश है। मान लीजिए किसी स्प्रिंग को L1 L2 लेंथ में कट कर दिया, दो उसके सेक्शंस किए हैं, एक L1 लेंथ का काट लिया, एक L2 लेंथ का काट लिया, और L1 बराबर NL2 है, इसका रेशियो पता है, L1 अपॉन L2 पता है, जो N के बराबर है। तो पहला वाला स्प्रिंग जिसका K1 कांस्टेंट नया क्या हो जाएगा, पुरानी यानी पूरी स्प्रिंग का कांस्टेंट अगर K था तो K1 की वैल्यू हो जाएगी KN1 प्लस N प्लस 1 अपॉन N, जिसकी लेंथ L1 थी। अब L2 तो इससे ज्यादा लेंथ का है, इसलिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इससे ज्यादा हो गया। देखिए K2N प्लस 1 इंटू K, इसको याद रखना जरूरी है। और K1 अपॉन K2 का क्या कार्यक्रम हुआ, 1 अपॉन 2, इसका रेसिप्रोकल देखिए, यहां L1 अपॉन L2 N है या K1 अपॉन K2 1 अपॉन N है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कई सवालों में ट्विस्ट आएगा, तो ये सारे बात अगर आप नोट्स बनाएंगे, गारंटी दे रहा हूं 180 में 180 फिजिक्स मिलाएंगे। इतना कंप्रेहेंसिव लेक्चर्स आपको जिसमें कुछ ना छूटा हो, एवरीथिंग इज क्लियर विद वेरी गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, यू विल नॉट गेट। तो इसका फायदा जरूर उठाएं और डॉक्टर बनने का सपना पूरा जरूर करें अपना। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम की कहानी। तो स्प्रिंग पेंडुलम में एक तो हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग घुमा सकते हैं हम लोग, और एक वर्टिकली लटका सकते हैं जो ऐसे ऐसे चलेगी। तो यहां पर दिखा है पॉइंट मास सस्पेंड फ्रॉम ए मासलेस स्प्रिंग, इसको हम पॉइंट मास ही मान के चल रहे हैं, और प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, या तो लटकाया या ऐसे किया है। दोनों ही केस में हमारा टाइम पीरियड बनता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, जो कि 2 पाई m बाई k होता है। इस फॉर्मूले को जरूर याद होगा या याद कर लेना बेहतर होगा। और फ्रीक्वेंसी इसके अपोजिट चलती है, क्योंकि हम जानते हैं n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो कोई विशेष बात नहीं, इसी को पलट दीजिए, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाई m। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज, टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास सस्पेंडेड। यहां देखिए टाइम पीरियड अंडर रूट m के प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अंडर रूट m के प्रोपोर्शनल है। तो मास ज्यादा अगर कर देंगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, बहुत आसानी से। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, एंड सो लेसर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, एंड ग्रेटर विल बी द टाइम पीरियड। जैसे बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाती है। और देखिए द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द फोर्स कांस्टेंट K, यहां देखिए K भी है, इस K पे डिपेंड करता है। तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन K या N इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट K। इन बात को भी याद रखिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। चलिए अगले कदम पे चलते हैं और स्प्रिंग पेंडुलम की बातें और जानते हैं कि क्या क्या कहानी घटेगी इसके अंदर। देखिए ये लिखा है कि टाइम ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही बात मैं कर रहा था, स्मॉल g पर डिपेंड ये स्प्रिंग पेंडुलम नहीं करता है। दैट इज वाई ए क्लॉक बेस्ड ऑन स्प्रिंग पेंडुलम विल कीप प्रॉपर टाइम everywhere on a hill, moon or in a satellite, and the time period of a spring pendulum will not change inside a liquid if damping effect are neglected। आप देख रहे हैं, यानी जी पे डिपेंड ही नहीं करना, तो जी इफेक्टिव का कोई मामला नहीं है। माउंटेन पे ले जाओ, सैटेलाइट में ले जाओ, मून में ले जाओ, पानी में डुबकी मरवा दो, अगर डैम्पिंग इफेक्ट को खत्म कर दें तो वहां पे टाइम पीरियड वही मिलेगा जो वैक्यूम या हवा में ले रहे हैं आप, डैम्पिंग इफेक्ट को छोड़ते हुए। अब ये जो कहानियां रहती हैं ये मासलेस स्ट्रिंग के लिए है। अगर मास वाली स्प्रिंग आ जाए, स्ट्रिंग कह रहा हूं स्प्रिंग जिसमें मास हो, तो ये जो स्प्रिंग है इसका मास अगर कैपिटल M ले लें, और ये जो ब्लॉक या पॉइंट मास हमने लटकाया है स्मॉल m ले लें, तो यहां पर m इफेक्टिव क्या होता है, m प्लस m बाई 3। इसको पकड़ के रखें, और यहां पर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर रूट m इफेक्टिव अपॉन k। m इफेक्टिव क्या है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 3 इन द केस ऑफ मास वाली स्प्रिंग। अब देखिए कुछ बातें और शानदार। रिड्यूस्ड मास, अगर हमने दो मासेस को
एक स्प्रिंग में लगाया और दबा के छोड़ दिया, ऐसे पुश किया और छोड़ दिया कंप्रेस करके, तो दुड़ 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 ऐसे ही ऑक्सीलेट करेंगी। इस दशा में टाइम पीरियड क्या होगा? तो यहां पे रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी एमआर, जो एमआर मतलब रिड्यूस्ड मास, ये पैरेलली ऐसे जुड़ता है, मतलब पैरेलल वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का पढ़ा था 10th क्लास में, 1/mr इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। और शॉर्ट में याद कर लें, इसी को सॉल्व जब करोगे तो एमआर की वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 निकल आती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिड्यूस्ड मास। अब यहां पर ये रिड्यूस्ड मास रख देते हैं, t इज इक्वल टू 2m अंडर रूट m रिड्यूस्ड अपॉन k। इसको पकड़ना जरूरी है, ऐसी सिचुएशन में फट से आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। इफ ए स्प्रिंग पेंडुलम oscillating in a vertical plane is made to oscillate on a horizontal surface or on inclined plane, टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज। कह रहा है कि जो अगर कोई पेंडुलम है, क्योंकि जी का कोई असर नहीं है ना इस पे, अगर ऐसे कोई ऑक्सीलेटिंग टाइम मिल रहा है, उसको हॉरिजॉन्टली लगा दोगे तो भी टाइम पीरियड सेम मिलेगा, इंक्लिनेशन पे लगा दोगे तो भी टी सबका सेम मिलेगा, क्योंकि जी का कोई भी असर इस पे नहीं है। इसलिए अगर एक स्प्रिंग पेंडुलम कोई टाइम पीरियड ऑफर कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो, इंक्लिनेशन पे हो, कोई फर्क टाइम पीरियड पे आपको नहीं मिलने वाला। आगे और बातें समझते हैं बेटा। अब यहां पर जैसे यहां बात कही गई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर ए स्प्रिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द पोजीशन ऑफ ए नेचुरल लेंथ। भाई ये नेचुरल लेंथ खींचोगे, रोक दोगे, इसका जो mg है वो रिएक्शन से बैलेंस हो जाता है, तो ये छोड़ दोगे एल आ जाएगा। लेकिन यहां जब लटकाओगे ना तो इसके मास की वजह से इक्विलिब्रियम जब बनेगा तो नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा वाई नॉट। भाई वो मास की वजह से, वेट की वजह से नीचे आएगा। और इसी बात को यहां लिखा है, while in case of vertical motion equilibrium position will be L plus y naught। भाई L तो नेचुरल लेंथ था लेकिन M आपने लटका दिया है, y नॉट स्ट्रेच कर गया, तो टोटल लेंथ अभी क्या है? L प्लस वाई नॉट। और हुस लॉ के बेसिस पे हम जानते हैं कि किसकी वजह से हुआ, F इजिकल टू माइनस के एक्स। अगर साइन छोड़ दें कि रिस्टोरिंग फोर्स है तो F की वैल्यू हो गई K इंटू वाई नॉट, ये और ये किसके बराबर है? mg। उसी ने तो ये वेट खींचा है नीचे, तो K वाई नॉट इज इक्वल टू mg हो गया। बात पल्ले पड़ रही होगी, x की जगह वाई नॉट पुट किया है, माइनस साइन छोड़ दिया, वो बताता है किस डायरेक्शन में फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये बताता है केवल। तो अब देखिए, इससे हम लोगों ने m बाई के निकाल लिया, वाई नॉट अपॉन जी आ गया। अब टाइम पीरियड लिखा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, जो कि हो गया वाई नॉट अपॉन जी। तो इस तरह से भी टाइम पीरियड निकाला जा सकता है इन केस ऑफ वर्टिकल ऑक्सीलेशन ऑफ द स्प्रिंग। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि स्मॉल जी जो है उस पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। यहां क्यों नहीं होगा? देखिए, द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन जी बिकॉज along with g y naught will also change in such a way that y naught upon g will be constant। भाई अगर g ज्यादा होगा तो ये mg, ये वेट ज्यादा होगा, y नॉट भी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपने g को बढ़ाया वैसे ही y नॉट भी बढ़ जाएगा, तो y नॉट अपॉन g क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से, और कम करोगे तो ऊपर वाला भी कम हो जाएगा वाई नॉट। इस फॉर्मूले से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसमें ऑक्सीलेशन का टाइम स्मॉल जी पर डिपेंड नहीं करता, जैसा कि m बाई के की बात की जा रही है। चलिए एक आधे न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये है 2.5 kg कॉलर इज attached to a spring of spring constant 250 Newton per meter square. It slides without friction over a horizontal surface. It is displaced from its equilibrium position by 20 centimeter and released. Calculate the period of oscillation and the maximum speed. तो देखिए, ये हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के।
तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 पाई, m कितना है, 2.5 किलोग्राम की कहानी है। स्प्रिंग कांस्टेंट 250 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3.14, इसको सॉल्व किया तो नीचे 10 आ गया, यानी 0.63 सेकेंड। ये तो एक आंसर मिल गया आपको। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, तो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आप ये निकाल दिए हैं। अब पूछ रहा मैक्सिमम स्पीड बताइए, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड जो कि होती है वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा एसएचएम के अंदर, हम आप जानते हैं मीन पोजीशन पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.2 और ओमेगा की वैल्यू हो गई के बाई एम। ये ए क्या है, एम्पलीट्यूड, तो ये आपका 0 एम्पलीट्यूड की वैल्यू रखी, जो कि यहां पे 20 सेंटीमीटर आपने खींचा था, वो एम्पलीट्यूड है, और के बाई एम यहां से मिल जाएगा। तो 0.2 अंडर रूट 250 अपॉन 2.5, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए पूरा सवाल आपका सॉल्व हो गया, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं देगा। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं स्क्रीन पूरी दिख जाए तो अच्छा है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगा। उम्मीद है ये आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब यहां पर ए स्प्रिंग मास सिस्टम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर in equilibrium. The elevator suddenly starts accelerating upward with acceleration a. Find the frequency and the amplitude of the resulting SHM. हम ये जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे आप n लिख सकते, चलो n ही लिख देते हैं, 2 पाई अंडर रूट m बाई के होती है। ये आपकी किससे है, इंडिपेंडेंट ऑफ जी। तो फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी इन स्प्रिंग मास सिस्टम। दूसरी बात करते हैं कि जब आप एम्पलीट्यूड ऑफ द स्ट्रिंग की बात करेंगे तो इनिशियल, जब ये एक्सेलेरेशन नहीं था लिफ्ट में, एलिवेटर में, तो इनिशियल एक्सटेंशन कितना था इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम, वो था कितना, mg अपॉन के। mg अपॉन के कहां से आया, ये देखिए f इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ फॉलो करा रहे हैं, और यही वैल्यू mg के बराबर थी, तो x की वैल्यू हो गई mg अपॉन के। ये क्या है, इनिशियल एक्सटेंशन, भाई लटका दिया और स्प्रिंग खिंच गई थोड़ी सी और इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन जब एलिवेटर ऊपर जाने लगा तो क्या हुआ, तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इन equilibrium when lift starts accelerating upward, उस समय कितना एक्सटेंशन होगा बेटा, तो एम जी प्लस ए अपॉन के, यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। बस अब जो एक्सपेंशन है, जो कि मैं x1 से लिख रहा हूं, m लिखा और रिजल्टिंग हो गया g प्लस ए, इफेक्टिव g। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, एम जी प्लस ए अपॉन के, और यही वैल्यू यहां पर देखिए लिख दी है। तो एम्पलीट्यूड बेटा इस समय क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड यही वैल्यू हो गई क्योंकि इतना एक्सटेंशन आपको मिला था अपॉन के, ये मिला। और इसमें पहले वाले का, क्योंकि मीन पोजीशन थी, वो घटा दीजिए, माइनस एम जी अपॉन के।
तो ये तो देखिए देखिए जब वो मीन पोजीशन थी उससे ज्यादा कितना एक्सटेंड किया है, तो मीन पोजीशन से अब जो एक्सटेंशन है घटा देंगे तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। एलिवेटर में शुरुआती कंडीशन ये थी। अब इसके बाद जो एलिवेटर आगे चलना शुरू कर दी ऊपर, तो ये आपका समझ लीजिए ये कुछ यहां पहुंचा, ये स्प्रिंग है पूरी, ये ए से जा रही है, तो ये एक्सपेंशन जो था वो मैंने यहां पर x1 से दिखाया है ये, और यहां पर अब जो एक्सटेंशन है वो आपका x1, ये है आपका x और ये है x1। ये पूरा x1 नहीं है, ये जो जितना खींच गया था उसकी हम बात कर रहे हैं। ये यहां से नहीं बनाना चाहिए मुझे, एक तीसरा डायग्राम बनाना पड़ जाएगा वरना। तो यहां पर जो जिस समय एक्सटेंड हुई थी उस समय ये मान लीजिए पहले इतनी एक्सटेंड कर गई बिना टांगे वेट के, दिस इज x। तो यहां पर ये एक्सटेंशन x1 है, तो x1 से x घटा दोगे तो एम्पलीट्यूड निकल आएगा, क्योंकि x क्या है इस समय मीन पोजीशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो यही आया है ना। पहले स्प्रिंग लटकाई तो कोई एक्सटेंशन नहीं, फिर आपने मास लगाया खींचा उसने तो स्प्रिंग खिंच गई, लेकिन अब ये मीन हो गई खिंचने के बाद विच इज x। अब उसको एक्सलेट कर दिया ऊपर तो उसकी वजह से और पता लगा एक्सटेंशन हो गया। तो वो एक्सटेंशन कितना है टोटल वो आप निकालेंगे जितना टोटल एक्सपेंशन आया है पहले वाला एक्सपेंशन घटाकर, और ये वैल्यू यहां पे घटा दी तो ये वैल्यू आ जाएगी ma/k। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है जो हमें और आपको समझना होगा। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ऊपर का सवाल नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे कर देता हूं थोड़ा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां से नोट कर ले, फिर अगली बातचीत को आगे लेके जाएंगे। ये नोट कर चुके होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखिए यहां पर ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ए ब्लॉक विथ ए मास ऑफ 3 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग हैविंग नेग्लिजिबल मास एंड स्ट्रेचेस द स्प्रिंग 0.2 मीटर। ये कुछ कहानी वैसी है जैसे हर कहानी में आ रही है। अब यहां पर x का एक्सटेंशन अगर आपको मिला है तो आप वही के x लिख दीजिए या l लिख दीजिए, x ही लिख देते हैं चलो। तो k x की वैल्यू कितनी हो जाती है mg के बराबर, हम देख चुके हैं। तो k कितना हो जाएगा mg/x, ये वेट है इसका mg, ये एक्सटेंड हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स बना। अब प्रॉपर वैल्यूज रख दीजिए आप। m की वैल्यू कितनी थी 3 किलोग्राम, g ले लो 9.8, एक्सटेंशन कितना था 0.2 मीटर, ये वैल्यू कितनी हो गई 147 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट, ये पहला पार्ट है, ये हमने निकाल दिया है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट इज पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड, खींच के छोड़ दिया। तो टाइम पीरियड बहुत ही सरल सिंपल सा फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ऑक्सीलेशन के लिए यहां वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो यहां पर बेटा देखिए m की वैल्यू हो गई 3 और k की वैल्यू हो गई 147। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट 0.897 सेकेंड। ये देखिए आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। मैं हटता हूं, बाकी नोट कीजिए, फिर एक इंटरेस्टिंग सवाल और लेने वाले हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं एक कदम और आगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, 2 रिजिड बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, ये देखिए 1 किलोग्राम की है ये, और बेटा ये 2 किलोग्राम की है, आर रिजिडली कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 400 न्यूटन पर मीटर। ये के की वैल्यू 400 न्यूटन मीटर है। द बॉडी बी रेस्ट, बी जो है रखी है ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई है। फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन द बॉडी ए इज कंप्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इसको कंप्रेस कर दिया 2 सेंटीमीटर से। ऑक्सीलेशन एनर्जी एंड देन रिलीज्ड,
डिड्यूस, पहला द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन, फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो हम लोग अभी निकालेंगे। फिर टोटल ऑक्सीलेशन एनर्जी, टोटल ऑक्सीलेशन एनर्जी क्या वो भी निकालेंगे। और द एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बॉडी बी, तो बॉडी बी पर क्या रिएक्शन है उसकी बातचीत भी करेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान देके करने वाला सवाल है। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 1/2 अंडर रूट के बाई एम, इससे फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। वैल्यू रखी 1/2, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 400 था, और मास ऑफ ए कितना है, ए है 1 किलोग्राम, तो ये 3.182 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। टोटल ऑक्सीलेशन एनर्जी की बात की जाए तो टोटल ऑक्सीलेशन एनर्जी जो कि हमारी बराबर होती है E = ½ ma² ओमेगा², तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे ½ m लिखा, a² लिखा, और ओमेगा की जगह लिख देंगे k/m। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ½ ka²। हम जानते भी हैं, सीधे भी फॉर्मूला ka² लिख सकते थे। अब वैल्यू लिखिए 1/4 इंटू 400, एम्पलीट्यूड है 0.02 जो कंप्रेस करके छोड़ा था, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.08 जूल। ये रहा आपका आंसर नंबर 2। अब तीसरे वाले में जो आंसर करना है वो थोड़ा समझदारी के साथ हमको करना होगा। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन टेबल, कितना फोर्स इस टेबल पर लग रहा है इन दोनों का वेट मिलाकर। मासलेस स्प्रिंग है तो उसकी बात है नहीं, विच इज 1 + 2 किलोग्राम वेट, मतलब 3 × 9.8 न्यूटन, विच इज इक्वल टू 29.4 न्यूटन। ये कितना है, दिस इज दी, मतलब ये वेट लग रहा है और मीन वेट है ये। अब मैक्सिमम वेट निकालते हैं, ये क्या है, दिस इज मीन अपवर्ड रिएक्शन कह लीजिए। भाई जितना वेट लग रहा था तो उतना आपको मिलेगा, जैसे मीन पोजीशन होती है तो मीन अपवर्ड रिएक्शन आ गया। अब क्या है, नाउ ड्यू टू ऑक्सीलेशन, now due to oscillation the maximum tension developed in the string is, वो कितनी हो जाएगी, F = KA, मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा 400 इंटू एम्पलीट्यूड था 0.02 विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो हमारा जो नेट रिएक्शन होगा, देयरफॉर नेट रिएक्शन ऑफ द टेबल विल वेरी फ्रॉम, फोर्स वेरी करेगा कहां से कहां तक, 29 पॉइंट जो मीन था 4 + 8, ये मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी न्यूटन, टू मीन वाली वैल्यू 29.4 न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही पूछ रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द टेबल, जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो भी हार्मोनिकली बदलेगा। पहले वो रिएक्शन कम होगा, ज्यादा, उसकी भी मीन पोजीशन हो गई, और वो टॉप रिएक्शन कितना आएगा, ये जोड़ के जो लिखा हुआ है, और मीन ये वैल्यू। इस तरह से पूरा सवाल होगा। एक अच्छा सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग स्प्रिंग कॉम्बिनेशन को देखेंगे, ऑक्सीलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं अगली बार। अब ऑक्सीलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, यानी जो स्प्रिंग अगर सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं तो हमारा टाइम पीरियड वगैरह पे क्या फर्क पड़ता है। जब स्प्रिंग हमारी सीरीज में होती है तो रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला था ना,
पैरेलल वाला वो लगा देते हैं यहां पर, ऐसा समझिए 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 1/k2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ks की वैल्यू जैसे आपको दिख रही है, इन केस ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज की, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां टाइम पीरियड क्या था, 2π√m/k सीरीज, और ये वैल्यू अगर पुट कर दें k1 k2 तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। ऐसी सीरीज हो सकती है या हॉरिजॉन्टल भी सीरीज हो सकती है, दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगने वाला है। अब अगली चीज है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग इस तरह से लग जाएगी, देखिए इस तरह से लगी है या ऐसे भी लगी है, दिस इज ऑल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर इस तरह से देखिए लगी है या इस तरह से लगी। ये सारे कैसे कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सभी कॉम्बिनेशन के लिए केपी की वैल्यू क्या होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो स्प्रिंग k1 प्लस k2। इसका वाला तो हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे, एक सवाल मैंने ले रखा है। तो यहां पर t इज इक्वल टू 2π√m/kp 2π√m/k1 प्लस k2। इन डायग्राम्स को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ये पैरेलल और ये पैरेलल तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आता है। इसमें बीच में ऊपर नीचे स्प्रिंग है और इसमें लेटिव इसी का लेटा पार्ट है, क्योंकि चाहे वर्टिकली आप घुमाएं चाहे हॉरिजॉन्टली घुमाएं, कोई स्प्रिंग में फर्क तो पड़ता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको लेके, उसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज मेड n टाइम्स, स्प्रिंग की लेंथ को खींच के n टाइम्स अगर कर देंगे तो हम जानते हैं लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/n टाइम्स हो जाएगा। Then the effective force constant becomes 1/n times and the time period will become under root times। आप जानते ही हैं कि t is equal to 2π√m/k होता है, तो ये 1/n हो गया, तो n ऊपर चला गया तो रूट n से बढ़ गया। ये आप अब ये k की वैल्यू 1/n टाइम्स हो गई तो n ऊपर चला जाएगा तो रूट n आ जाएगा। इफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, एक स्प्रिंग पकड़ी, उसके छोटे छोटे इक्वल टुकड़े कर दिए, कितने n, तो हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो n के टाइम्स हो जाएगा। पहली वाली स्प्रिंग लंबी थी, ये स्प्रिंग थी जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसके कई सारे छोटे छोटे इक्वल इक्वल टुकड़े कर दिए ऐसे करके, तो अगर n टुकड़े किए हैं, इसका k था, तो ये इन सबका स्प्रिंग कांस्टेंट n के हो जाएगा। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k के हिसाब से चलेगा। ये बात हो गई इसमें। अगली बात, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्टीफर स्प्रिंग इज मोर देन दैट ऑफ ए सॉफ्ट स्प्रिंग। आप जानते ही हैं स्प्रिंग अगर स्टिफ होगी तो k की वैल्यू ज्यादा होगी और सॉफ्टर होगी तो k की वैल्यू कम होगी। कुछ सवालों की तरफ जाते हैं। वन बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ लेंथ L ले लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट K हैज टाइम पीरियड T। नाउ इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, अब इसकी हमने दो छोटी छोटी स्प्रिंग बना ली। ये अब आपको पता है कि स्प्रिंग अगर काट के आधी कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डबल। देखा था ना, T इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो अगर इसको दो हिस्सों में पकड़ा तो ये वैल्यू 2k हो गई हर स्प्रिंग की। अब क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल एंड द सेम बॉडी सस्पेंडेड, यानी कि इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और बॉडी यहां लटका दी। अब आप जान रहे इसका भी 2k इसका भी 2k है, दोनों का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, हमने सीखा था k1 प्लस k2, तो ये हो गया 2k, ये भी हो गया 2k, तो इफेक्टिव कितना हो गया 4k। तो t की वैल्यू क्या रही, 2π√m/k' या kp लिख देना चाहिए। यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π√m/4k। और आगे बातचीत की जाए तो 4 को अलग कर लो, 2π√m/k इंटू 1/√4। ये पूरी वैल्यू क्या है, दिस इज टाइम पीरियड पहले वाला, इसको मैं टीपी लिख देता हूं।
तो ये वैल्यू t हो गई और √4 का मतलब 2 होता है। तो दिस इज टीपी, नया वाला जो टाइम पीरियड है पुराने वाले से आधा हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे सवाल आपके यहाँ क्यों ना आए, कोई रीजन नहीं है कि ना आए नीट में, तो आप देख सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, फिर एक सवाल और लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसको देख लिया होगा। चलते हैं एक कदम और आगे। अब देखिए यहां पर वही मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे भी लगा हो सकता है। तो 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका भी के इसका भी के, आर अटैच्ड टू ए ब्लॉक of mass m and to fix supports as shown in the figure. Show that when the mass is displaced from its equilibrium position on either side, it executes a simple harmonic motion. Find the time period of the oscillation. ठीक है, अब मान लीजिए इसको आपने यहां पर डिस्प्लेस किया, ऐसे दबाया, ये ब्लॉक ऐसे यहां आ गया, सरकार आपने प्रेस कर दिया। जब प्रेस कर दोगे तो किसी को ये जो प्रेस किए इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। जब इसको कंप्रेस करोगे तो एक वेदर फोर्स मारेगा F1। ये स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया तो ये कैसे फोर्स मारेगा इधर, तो F2 इज ऑल्सो देयर। देख पा रहे हो, अगर इसको हमने दबाया तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो बाहर फेंकेगी ना, तो F1 इधर, और ये खींच गई है, इसको खींचने पर तो ये अपनी तरफ खींचेगी F2 इधर। हम जानते हैं F1 की वैल्यू होती है -kx और इसकी भी होती है -kx, और दोनों का फोर्स का डायरेक्शन किधर है, एक ही तरफ। दोनों फोर्सेस को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -kx प्लस -kx। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, -2kx। अब यहां पे SHM कर रहा है क्योंकि F इज प्रोपोर्शनल टू -x। डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है फोर्स और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ चालू है, और इसका K इफेक्टिव कितना है, 2K। तो K इफेक्टिव की बात की जाए तो इस समय 2K के बराबर है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई √m/2K। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ था, उसका एक छोटा सा प्रूफ है कि ये लॉजिक लगा के आप कार्यक्रम कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। अगली बात देखते हैं फिजिकल पेंडुलम की या कंपाउंड पेंडुलम की, वो भी देख के काम खत्म करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बात, बहुत मैटर आपको कंटेंट मिल रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड फिजिकल पेंडुलम क्या होता है कि किसी भी रिजिड बॉडी को आप कहीं पाइवट कर दें। पाइवट करने का मतलब है कोई कीला ठोक दिया आपने, और ऐसे कीला ठोक दिया, पूरी बॉडी ऐसे ऑक्सीलेट कर सकती है। कोई रिजिड बॉडी, यहां टेढ़ी मेढ़ी है, बार ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, डिस्क ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, आपका जो घुमा दीजिए। जैसे आपने स्कूलिंग की होगी तो वहां पे घंटे लगे टन टन बनाने वाले, उसको ऐसे लगा के ऐसे टरका दीजिए तो वो क्या हो गया, ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम टाइप। मतलब पेंडुलम के मतलब कंपाउंड पेंडुलम। वो घंटा मारता डन डन डन, कई जगह तो बेल आ गई है, वैसे डन 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 नहीं मारना पड़ता है। खैर, आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो यहां पर देखिए ये O पॉइंट है जहां पर इसको फिक्स किया है, और इसका सेंटर ऑफ मास इस रिजिड बॉडी का यहां कहीं है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से और छोड़ दिया, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, mgl sin थीटा, जो इसको वापस लाने का प्रयास करेगा। जहां पर L है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। ये L क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी, दिस इज L, और मास आप समझी रहे, G समझी रहे, थीटा जिससे डिस्प्लेस किया है। अब आगे, इफ I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्योंकि रोटेशनल मोशन है ना, वो चैप्टर आपको क्लियर होगा तो I वगैरह समझेंगे। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफ द बॉडी अबाउट O, देन I इज इक्वल टू I अल्फा, ये अल्फा है भाई, टॉर्क I अल्फा के बराबर होता है। I की वैल्यू रख लेते हैं यहां पर, तो आपने ये वैल्यू I वगैरह रख के कैलकुलेट कर ली। हमें ये फॉर्मूले से भी मतलब है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं डेरिवेशन, यहां पर T की वैल्यू आ गई 2 पाई √I/mgl। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, जिस पॉइंट पर फिक्स किया था O पर, उसके अबाउट, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो वैल्यू आप रख देंगे। कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। T इज इक्वल टू 2 पाई √I/mgl।
mgl, इसको ध्यान रखें। और यहां फिर रेडियस ऑफ जायरेशन को भी पिक्चर में ले आते हैं। ये रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा है, मैंने बड़े प्यार से आपको बताया है, उसको भी अगर इसमें इंक्लूड कर दें सॉल्व वॉल्व करके, तो ये 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल अपॉन जी आ जाता है, जिसको हम एल इफेक्टिव बोल देते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव अपॉन जी। और एल इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। तो इसको इस तरह से फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं। कुछ फिजिकल पेंडुलम आपको दिखा देते हैं जो आपके यहां हो सकता आ जाते हैं। जैसे एक बार है, बार मतलब समझ गया होगा, बार लटका है, छेद करके लटका दिया, ऐसे ऑक्सीलेट कर सकता है। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन 3g। याद कर लें इसको आप, ये फॉर्मूले से निकला हुआ है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब लगा लोगों के। ये रिंग है, देखिए लटकी हुई है, ऐसे कर देंगे तो ऐसे घूमने लगेगी। ये रिंग है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2r अपॉन जी। ये डिस्क है, छेद कर दिया, जैसे स्कूलों में कई बार घंटा होता है, कह रहे वहां तो बांधे रहते हैं, ये बांधा नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे ऑक्सीलेट करेगा कंपाउंड पेंडुलम। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3r अपॉन 2g। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कंसीडर करने के बाद रखा गया फाइनल फार्मूला है। चलिए एक का इसके लिए हम लोग देख लेते हैं फार्मूला कैसे आया, एक न्यूमेरिकल के लहजे में। तो फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड विथ लेंथ l पाइवटेड एट वन एंड। तो यहां पर समझ लीजिए एक हमने पाइवट कर दिया, ऐसे समझ लें, ये रॉड ऐसे पाइवट की है यहां, जहां से ये ऑक्सीलेट ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर सकती है, ये इस तरह से कब्जा लगाया है कि ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर सकती है। इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, यहां पर है बीच में। पूरी लेंथ ये जहां पर फिट किया था वो O है और ये G है, तो OG का जो डिस्टेंस होगा L/2 होगा। पूरी लेंथ इसकी यहां से यहां तक L है। तो टाइम पीरियड क्या होता था? 2 पाई इनर्शिया अबाउट O और mgl, l का मतलब था OG, ठीक, l का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब यहां I नॉट की जो वैल्यू होगी इस रॉड के लिए 1/3 ml स्क्वायर होगी, याद रखनी पड़ेगी। और OG की वैल्यू है l अपॉन 2। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर आप पुट कर दें, 2 पाई अंडर रूट 1/3 ml स्क्वायर अपॉन mgl बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पाई अंडर रूट 2l अपॉन 3g। ये आंसर आ गया आपका। ये थोड़ी सी कलाकारी यहां पर चाहिए होती है जो आप यहां पर कर पाए। इसको नोट कर लीजिए, आगे की बात करते हैं। देखिए, तो मेरे ख्याल से आपने इसको बहुत सुंदर तरीके से नोट किया होगा। अब समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का। तो मैं आपको देखिए 3 क्वेश्चन चैलेंज आपको देता हूं। 3 क्वेश्चन चैलेंज चैप्टर 11 पार्ट नंबर 3, जैसे इसके आंसर पोस्ट किए जा सके। ये क्वेश्चन आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हैं, इसको सॉल्व करके पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर पोस्ट करें। इसका आंसर अगर जानना चाहते हैं फुल सॉल्यूशन, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बेटा क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैं हटता हूं, पूरी तरीके से आप देख पाइए इसको। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सॉल्व कीजिए, इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मैं चलता हूं, आपको दिखाता हूं दूसरा क्वेश्चन। अब चैलेंज नंबर 2, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसको मैं हट जाता हूं, पूरा देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और आंसर पोस्ट कीजिए। और इसके आंसर्स अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो यहां भी हटता हूं जिसे साफ तौर पे आप देख सकें, और इसको करिए और इसके क्वेश्चंस का आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपकी समझ में आए, इंटरेस्टिंग मैनर में लेक्चर वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया, ये मेहनत आपके लिए पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।